सो हे गाइस, और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत थोड़ा सा धमाकेदार तरीके से करते हैं कि जब लोग जीवन में मेहनत करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्हें असफलता हाथ लगती है। कोई एक बार काम करके, कोई एक बार मेहनत करके सफल नहीं हो जाता है। इसलिए यदि आपको सफलता पानी है तो आप सबसे पहले असफल होने के लिए तैयार रहिए। यदि आप असफलता से डरते हैं तब सफलता का सपना मत देखिए आप, ठीक है। क्योंकि जब आप सफलता पाने के लिए जाएंगे तो आप कई बार हारेंगे, कई बार हारेंगे, और उसी हारने के बाद आपको उठ खड़ा होना होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने 2 लाइन लिखा है कि हारा हूं यारो, मुझे खुद पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछली क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, और फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। किसके बारे में सर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको आगे से बताते चलूं कि टोटल मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। ये है हमारी बुक, ठीक है, और ये है हमारा जनन चैप्टर, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी से आप जाकर के मिला लेना। एनसीईआरटी मैं कहता हूँ आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल करके अपने पास रखा करो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, जाकर के वहाँ पे देखिए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। हम लोगों ने नर जनन तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं आपसे नर जनन तंत्र से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यदि आप सिंसियर बच्चे होंगे, वास्तव में अच्छे बच्चे होंगे, तो आप उनका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन किस सेल में बनता है? टेस्टोस्टेरॉन किस सेल में बनता है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रक्टोज, ठीक है, सीमेन में फ्रक्टोज किस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, बस 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मादा जनन तंत्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नर जनन तंत्र अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं भी कमेंट पढ़ लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, मैंने जितनी भी चीज़ें तुम लोगों को पढ़ाई है वो चीज़ें समझ आ गई हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, एक अलग लेवल की खुशी होती है, ठीक है। मादा जनन तंत्र में यदि हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो प्यूबर्टी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं यौनवारंभ, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद क्या होते हैं? मादा जनन तंत्र की यदि पूछा जाए, ठीक है, मादा जनन तंत्र प्यूबर्टी होता है। ये तो चचवा बन गया यार, बाल वाल तो बनाए नहीं, ये ठीक है। तो मादा जनन तंत्र को सबसे पहले हम लोग यहां पर बना करके समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना कैसे बनाऊं। ये देखिए, सर ऐसे कुछ होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है।
रेड मार्कर कहाँ चला गया? ठीक है, सर ऐसा कुछ होता है आपका मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर पाया क्या जाता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज पाई जाती है कि एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ा अंडाशय। ठीक है, लिख लो इधर, एक जोड़ा अंडाशय। मादा जनन तंत्र में सबसे पहली चीज पाई जाती है एक जोड़ा अंडाशय। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। एक ओवरी ये यहाँ पे, दूसरी ओवरी ये यहाँ पे। यानी कि मादा जनन तंत्र में दो ओवरी पाई जाती हैं और एक जोड़ा फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं। और सर क्या पाया जाता है? तो एक जोड़ा अंड वाहिनी पाई जाती है। सर अंड वाहिनी को ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट। और अंड वाहिनी को सर फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। सर यहां से यहां तक का जितना भी भाग है, ठीक है, ये देखिए जो नली के रूप में जो भाग जाता है उसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। तो सर यहां पे पाया गया आपका अंडाशय, ठीक है, यहां पे पाया गया अंडाशय। अंडाशय के बाद सर ओविडक्ट पाई गई यानी कि फैलोपियन नलिका पाई गई। अंडाशय कितनी पाई गई हैं? तो एक तरफ होगा राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो दो ओवरी पाई गई, दो अंडाशय पाया गया। इसके बाद एक गर्भाशय पाया जाता है, एक गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? इस भाग को बोलते हैं गर्भाशय, इंग्लिश में बोलते हैं यूटेरस। लिख लो, इंग्लिश से लिख लो, हिंदी से लिखा हुआ है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये मैं मादा जनन तंत्र के भाग बता रहा हूं कि मादा जनन तंत्र कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, एक जोड़ा अंडवाहिनी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक यूट्रस गर्भाशय। गर्भाशय के बाद एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है। कितनी पाई जाती? एक, जोड़े में नहीं होता, एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है और इस गर्भाशय ग्रीवा को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ये देखिए, ये यहाँ का जो भाग होगा या है उसको अपन लोगों ने सर्विक्स का नाम दिया। किसका नाम दिया सर? सर्विक्स। ठीक है, एक जोड़ा सर्विक्स पाया गया आपका। अब सर्विक्स के आगे यदि आप जाएंगे तो वेजाइना पाया गया। वेजाइना, ठीक है, क्या पाया गया? एक वेजाइना पाया गया, यानी कि एक वेजाइना को हिंदी में बोलते हैं योनि। ठीक है, तो एक योनि पाया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए अंडाशय कितना पाया गया तो बोलोगे दो। ठीक है, गर्भाशय कितना पाया गया तो बोलोगे एक। अंडवाहिनी कितनी पाई गई बताओ? अब जवाब तुम्हें देना है, बताओ अंडवाहिनी कितनी पाई गई इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? वेजाइना के बाद सब चीजें होंगी बाहर की। ठीक है, बाहर बोले तो मतलब कि बाह्य जननेंद्रियां। ठीक है, बाह्य जननेंद्रियां पाई गई। 6 नंबर क्या हुआ? बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां मतलब यहां पे जो बाहर का जो चीजें दिखती हैं, ठीक है, जिन चीजों को हाथ से टच कर सकते हैं उनको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ पाया गया उसको बोलते हैं
एक्सटर्नल जेनिटाइला, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटाइला। क्या पाया गया सर? एक्सटर्नल जेनेटाइला, बाह्य ज्ञानेंद्रियां। सर बाह्य ज्ञानेंद्रियां के बाद फीमेल में यानी कि मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई गई, ठीक है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां के साथ साथ यहां पे बार्थोलिन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। कौन सी? तो एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन को ऐसे ही बोलेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड। बताओ, इतना भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने भाग होते हैं? तो सर जितना बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, इतने भाग होते हैं। किसके? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सर इतने भाग होते हैं, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, जननेंद्रियां, स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? बताइए, एक बार आप चित्र देख लीजिए, चित्र में आपको सारी चीजें दिख रही हैं। बताइए सर, कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग निसंकोच बता सकते हैं, ठीक है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। ये जो चित्रवा तो बना ही दिए हैं, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर हम ये देखते हैं कि जो ओवरी होती है ये यूट्रस की दीवार है, ठीक है। यूट्रस गर्भाशय की दीवार, ओवरी गर्भाशय की दीवार से किसी एक कनेक्शन के माध्यम से जुड़ी होती है जिसे लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो अंडाशय होती है भाई उसको सहारा प्रदान करना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा। एक तो यहां से जुड़ा होता है और दूसरा ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो सर ये जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए? तो जोड़ने के लिए होता है। ये आपस में इसको जोड़ के रखता है, ठीक है। क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है। अगर ऐसे नहीं जुड़ा रहेगा तो भाई ये तिरछा विरछा हो जाएगा, यहाँ वहां टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, भद्दा लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए आपस में जोड़ के रखता है। तो इसके लिए एक लिगामेंट पाया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको सर बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ओवरी जब फैलोपियन नलिका से जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? तो वो जुड़ती है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। जो ओवरी होती है वो फैलोपियन नलिका से किसके द्वारा जाकर के जुड़ती है? तो सर एक ही जवाब होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है? एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से। एक संरचना और आप देख रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। संरचना ये है कि ओवरी को सर ये देखिए, ये कोई अजीब तरीके का कोई ये बना हुआ है, ये देखिए पकड़ा हुआ है। ये क्या है? इधर भी है, ये देखो, है ना। बताओ इसको देखे कि नहीं? नहीं देखे? सेम टू सेम उधर भी ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक को समझोगे तो उधर का अपने आप समझ जाओगे। तो सर इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं सर? झालर। और इंग्लिश में बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं सर? फिम्ब्री। यानी कि ओवरी, जैसे देखो सपोज दैट मैं समझ लेता हूं किसको किसको किसको, ये समझ लो ये ओवरी है। तो ओवरी को कौन ऐसे पकड़ा हुआ है? फिम्ब्री। ये ओवरी है। ओवरी किससे जुड़ी है? लिगामेंट से। लिगामेंट ऑफ ओवरी से जुड़ी है किधर? यूट्रस से जुड़ी है। समझ लो ये जो धागा पहना है ये धागा यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ये फिम्ब्री जाकर के ऐसे पकड़ा हुआ है। कौन? फिम्ब्री।
अब फिम्बरी के बाहर की जो संरचना नलिका दिख रही है, नलिका कौन सी है? तो सर ये नलिका, यही नलिका है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। बताइए, सिंपल, इतना सिंपल मुझे नहीं लगता कहीं पर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया ना? आया ना? बोलिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप देखिए, ये फैलोपियन नलिका के भी कई भाग होते हैं। एक तो ये भाग होता है जो बिल्कुल ओवरी के पास होता है, एक कौन सा भाग होता है? जो बिल्कुल ओवरी के निकट होता है, और एक भाग ये होता है जो थोड़ा सा ओवरी से दूर होता है ना, बीचों बीच लगभग होता है। तो सर आपको बताते चलें कि जो फैलोपियन नलिका होती है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है? इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस। कौन कौन से भाग होते हैं? इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस, ठीक है? जो ये वाला भाग है इसको सर बोलते हैं इनफंडाबुलम, इनफंडाबुलम, ठीक है? बीच वाले भाग को बोलते हैं स्थमस, स्थमस, ठीक है? स्थमस के बाद इस वाले भाग को, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एम्पुला, बीच वाले भाग को सर बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, और सबसे लास्ट वाले भाग को बोलते हैं स्थमस, स्थमस। क्या बोलते हैं सर? स्थमस। 3 चीजें, फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, ये याद रखना। ये देखो, स्थमस, हिंदी से भी यही होगा, लिख लो इनको, ठीक है? हिंदी से कुछ दूसरा नाम होता है शायद, देखिए बुक खोल के देखिए कुछ लिखा हो तो। हाँ, एम्पुला को बोलते हैं हिंदी में तंबिका, एम्पुला को बोलते हैं तंबिका, स्थमस को बोलते हैं संकीर्ण पथ, स्थमस को क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। और आगे का इसमें एक तो दिख ही नहीं रहा, इनफंडिबुलम का दिख ही नहीं रहा, क्या लिखा है? इनफंडिबुलम कीपक तो नहीं होता, कीपक बोलते हैं शायद, ठीक है? ये हुआ। तो अगर पूछा जाए तुमसे एफटी, फैलोपियन ट्यूब डाल करके लिख लो इसको अलग तरीके से, ठीक है? अब फैलोपियन ट्यूब हो गया, अब हम चलते यूट्रस की तरफ। तो भैया हमने तो पूरा इसको बोल दिया यूट्रस। ये फैलोपियन ट्यूब जस्ट बिकॉज ऐसे भी इधर की तरफ ही वैसे ही चलेगा जैसे इधर आया, ठीक है? यूट्रस की तरफ चलते हैं। यूट्रस बोले तो गर्भाशय, यूट्रस, यूट्रस के सर 3 भाग होते हैं। नंबर देखो, ये जो यूट्रस की दीवार नंबर 1, इसके बाद ये बीच का भाग नंबर 2, और ये तीसरा भाग। तो यूट्रस के कितने भाग हुए? 3 भाग। पहले भाग को क्या बोलते हैं? तो पहले भाग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं सर? एंडोमेट्रियम, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले भाग को बोलेंगे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दूसरे भाग को बोलेंगे मायोमेट्रियम, और तीसरे भाग को बोलेंगे एंडोमेट्रियम, ठीक है? गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है? जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को बोलते हैं सर पेरीमेट्रियम। कहीं पर भी जाओगे आपको गर्भाशय के सिर्फ और सिर्फ 3 भाग मिलेंगे। ये जो बाहरी वाला भाग होता है गर्भाशय का, इसको सर पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसके बाद ये जो बीच वाला भाग होता है गर्भाशय के, इसको सर मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और सर ये जो यहाँ का भाग होता है इसको बोलते हैं सर क्या? एंडोमेट्रियम, ठीक है? पेरी, मायो और एंडो। एंडो मतलब क्या होता है सर? एंडो मतलब होता है अंदर, है ना? बताओ जरा। क्लास 11th वाले बहुत
दुष्ट हो गए हैं, उन्हीं का कमेंट ही पढ़ रहा तो बताओ। गर्भाशय की 3 चीजें पता चल गई यहां से, आपको कोई दिक्कत है बताइए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे बोलते हैं जहां से युग्मक का निर्माण हो रहा हो, और युग्मक का निर्माण कहां से हो रहा है? यहां से ओवरी से किसका निर्माण होता है? ओवम यानी कि अंडाणु, डिम्बाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। और अंडाणु किससे मिलता है? शुक्राणु से मिलता है। तो सर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हुआ? तो ये हुआ सर ओवरी। और ओवरी को छोड़ करके बाकी जितने ऑर्गन बीच में पड़ते हैं उन सभी को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बोलिए, यहां तक समझ में आया? सारे डाउट क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे समझाने वाली बात यह है कि जब वेजाइना के माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है? शुक्राणु। तो ये शुक्राणु आता है यहाँ पे यूट्रस में, ये दौड़ता रहता है, मिलियन में रहते हैं ना, मिलियन में। तो क्या होता है कि जैसे इस ओवरी से ये अंडाणु आया यहाँ पे, ब्लैक से मार देता हूँ, ठीक है, इनफंडाबुलम में ये आया, तो तुम बोलोगे भैया कि ये राइट ओवरी है। ये कौन सी ओवरी है? राइट ओवरी है। तो राइट ओवरी यदि ओवुलेशन कर देती है, अंडोत्सर्ग कर देती है, अंडे को बाहर निकाल देती है, फैलोपियन नलिका में डाल देती है, तो फिर ये लेफ्ट ओवरी क्या करेगी? तो सर जब राइट ओवरी अंडाणु को बाहर निकाल देती, ओवुलेशन कर देती है, तो सर जो लेफ्ट ओवरी होती है वो बिल्कुल शांत बैठ जाती है। अब वो अगले महीने करती है, और ये ओवरी जाती है यहाँ से, स्पर्म यहाँ भी दौड़ते हैं इधर भी दौड़ते हैं, क्योंकि स्पर्म को तो पता नहीं है भाई कौन सी ओवरी है ना से अंड निकला हुआ है, कौन सी ओवरी से अंड निकला हुआ है जिसको फर्टाइल करेगा। तो आधे उधर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं। इधर जो स्पर्म बहुत तेजी से पहले दौड़ के आता है, फर्टाइल कर देता है इसको। जब इसको फर्टाइल कर देता है तो ये बन जाता है युग्मनज जाइगोट। फिर जाइगोट 2 कोशिका रहता है, जाइगोट बनेगा, फिर 4 कोशिका होगा और कोशिका होगा, फिर कोशिका की कई स्टेज बढ़ती जाती हैं, फिर वो कोशिका क्या करते हैं? यूट्रस में जाकर के चिपक जाता है। इसको बोलते हैं अंतररोपण होना, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर पूछे भैया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, भैया ये स्पर्म आए ही नहीं, है ना, या फिर सावधानी पूर्वक हुआ, है ना, तब क्या होगा? तब सर ये होगा कि इसका चक्र होता है, इसका साइकिल होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ये 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कितने दिन का होता है? तो ये 28 दिन का होता है, 28 डेज का, ठीक है। ये बैठा रहेगा भाई, इंतजार करता रहेगा कि स्पर्म आ रहा होगा, स्पर्म आ रहा होगा, स्पर्म आ रहा होगा। लेकिन जब एक समय बाद स्पर्म नहीं आता है तो भैया ये धीरे 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 आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे बैठ के इंतजार करता है स्पर्म आ रहा होगा, नहीं आता, फिर धीरे धीरे रप्चर हो जाता है। रप्चर बोले तो ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। फिर ये विखंडित होकर के वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जब बाहर निकलता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है, ठीक है। और इससे फीमेल्स के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सोचो, जिस दर्द से एक मेल, है ना, नर कभी वाकिफ नहीं हुआ होता है, वो दर्द महिलाएं, स्त्रियां, फीमेल हर महीने सहती हैं। तो सोच सकते हो हिम्मत वाली कौन है, या सबसे ज़्यादा हिम्मत किस में है?
सबसे ज़्यादा हिम्मत स्त्रियों में होती है। ठीक है, अब कहोगे रो देती हैं हमेशा, तो रोने वाली बात देखो अलग है। ठीक है, रोने की बात अलग है, वो इमोशन उनके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तुम रोते नहीं तो इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है नहीं, इतना पेन दे देंगे ना व्हीकल पड़ जाओगे। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्या, ब्रीफ नॉलेज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मैंने दवा भी नहीं खाई आज। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा दूं अब। बताइए सर, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, एक चीज और सिंपल चीज, ओवरी से क्या होता है, ओवरी से ओवम का निकलता है, ओवम सिक्रीट होता है, और उसके साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। किसके द्वारा सर, तो वो होता है ओवरी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे ओवरी का स्टेज क्या होता है। ठीक है, ओवरी के बारे में, तो इसको मिटा दूं। बताइए ओवरी की लंबाई यदि देखा जाए कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, मिटाऊं, पूरा बोर्ड तो भर गया है, चलो मैं मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो तुम लोग ले लिए होगे। और अभी जितना मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको इमेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर, तो इमेज। ठीक है, इन्हीं का पूरा इमेज देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर नाम लिखे होंगे, उनको जरूर देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, वहाँ पर इमेज देखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि मैं आपको इतना कहता हूँ कि यदि आप यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लिए, तो फिर दोबारा से आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इमेज वगैरह देख लिए तो सच में कहता हूँ तुम्हें पूरी जीवन ये कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है, सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाती हैं ना। बताइए, और कमेंट करने में कंजूसई मत किया करो आप लोग। ठीक है, अगर करोगे कंजूसई ना तो हो जाएगी बहुत दिक्कत, और बेटा बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में। मैं मार्कर उठा लेता हूँ रेड वाला। सर ओवरी के बारे में सिंपल चीजें दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तो बिल्कुल मैं गोला बना दिया। ठीक है, चलो ऐसे ही मान लेना। ठीक है, क्या होता है कि ये त्रिस्तरीय द्विस्तरीय परत होती है। ये देखो ठीक है, ये सर ओवरी है, और इधर से क्या होता है, इधर से ब्लड वेसल्स वगैरह इसके अंदर इंटर करती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसकी लेयर को जानेंगे। ठीक है सर, इसकी जो बाहरी लेयर होती है, ठीक है, उसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। कौन नाम से, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जो बाहरी लेयर होती है ओवरी, उसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और सबसे अंतिम में जो लेयर होती है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से। ठीक है, एक एक चीजें समझते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ओवरी के अंदर भाग है,
ठीक है। अंदर भाग को बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इस भाग को हमने क्या बोला? तो इसको बोला हमने, ये पूरा जो भाग है इसको बोला ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है उसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग सर। एक होता है कॉर्टेक्स, किनारे वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और बीच वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं मेडुला। ठीक है सर, जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और मेडुला के अंदर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स और न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एक सर भाग होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ठीक है, लंबाई तो आपको पता ही है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर पाया जाता है ब्लड वेसल्स। ये सभी चीजें कहां पर गई हैं? तो इन सभी को बोला हमने ये हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि यहां पर सबसे पहली उस क्या होता है? oocyte सेल होती है, प्राथमिक जनन कोशिका। फिर ये बड़ी होती है और बड़ी होती है, जोना पेलोसुडा की लेयर वेयर बनती है और ऐसे करके। तो ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में भी और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये थे कुछ बेसिक नाम, ओवरी के कुछ बेसिक नाम जिनको आपको जानना है। ठीक है, आप इनके नाम को तो समझ गए हैं, नाम को इनको जान गए हैं। अब आप ये समझिए, इसके अंदर एक जननीय उपकला ऊतक होता है ना? जननीय उपकला होती है। जननीय उपकला क्या होती है? इसके अंदर इसी जगह होती है। जननीय उपकला जो होती है वो जर्मिनल एपिथीलियम होती है। ठीक है, उसको हम oocyte भी बोलते हैं और जर्मीनियल है, हाँ, जर्मीनियल एपिथीलियम के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, जहां से एक प्राइमरी oocyte का निर्माण होगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होगा। ठीक है, जहां से अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझो ये एक कोशिका थी, इससे किसका निर्माण हुआ सर? एक कोशिका थी जिसको हमने बोला जननीय उपकला, oocyte है ना? जनन कोशिका जो जनन करती है। ठीक है, आपको एक चीज बता दें कि जो इसके अंदर जननी उपकला के अंदर जो अंडाशयी पुटिका होते हैं वो कितने होते हैं? सर, ये जो अंडाशयी पुटिका होते हैं ना, वो मां के पेट में ही बन जाते हैं। कहां बन जाते हैं सर? मां के पेट में ही पुटिका बन जाते हैं। लगभग 60,000 से 80,000 पुटिका मां के पेट के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, कहां पे? गर्भ में। ये बाद में नहीं बनते, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब नहीं बनते, पहले से ही यहाँ पे ये पुटिकाएं बन जाती हैं। ओवरी तो रहती ही है, ओवरी तो रहेगी, लेकिन छोटे छोटे बना करके डाल दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि इसमें बहुत ढेर सारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो यहाँ पर लगभग 400 से 500 फॉलिकल या फिर पुटिका बचते हैं। कब? वयस्क अवस्था में। बाकी पुटिकाएं सर क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मां के पेट से उनको कितनी पुटिकाएं मिल रही थी? 60 से 80,000 मिल रही थी, लेकिन जब वो एडल्ट हुए, वयस्क हुए, तो लगभग उनके पास 400 से 500 फॉलिकल यानी 400 से 500 पुटिका ही उनके पास देखने को मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? कोई दिक्कत है बताइए? समझ में आया सब? कोई दिक्कत बताइए, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, इतनी चीज तुम समझ लिए हो, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब बहुत सिंपल हो गया, मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं। जर्मिनल एपिथीलियम सेट आप लोग जान, अंडाशयी पुटिका आप लोग जान गए। ठीक है, चलो अब देखो, मिटा करके अब बिल्कुल एक बार बना दूंगा, खत्म। फिर सोचना तुम कि कैसे बता दिए यार भैया, याद हो गया है ना?
अब ये स्ट्रक्चर याद रखना, ओवरी वाला नामकरण अपने कॉपी में बना लो जल्दी से। अभी लास्ट में इमेज दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने देखा ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं ये ऐसे था। हमने देखा सर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमको अंडाशयी पुटिका देखने को मिली। अंडाशयी पुटिका इसके अंदर होती है, ठीक है। ये देखो सर, अंडाशयी पुटिका से एक अंडाशय ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके सर बनाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। क्या बनाता है सर? प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये फॉलिकल लगातार ग्रो करता है। फॉलिकल मतलब एक कोशिका होती है, लगातार ग्रो करती है। एक कोशिका है, लगातार ये देखो ग्रो कर रही है। अब इस ग्रो करती हुई कोशिका को बोलेंगे ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्टियरी फॉलिकल बनेगा, टर्टियरी फॉलिकल से ग्रोइंग फॉलिकल बनेगा। मैंने आपको सीधे बता दिया कि ग्रोइंग फॉलिकल बन गया, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल के बाद क्या बनेगा? ग्रोइंग फॉलिकल ग्रो करते करते लास्ट में कुछ जाकर के बनाती है। ग्रोइंग फॉलिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल ही आगे जाकर के ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। सर इस स्ट्रक्चर को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल चूरन है। क्या है? चूरन है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये एक ऊसाइड देखने को मिला हमको, ठीक है। क्या देखने को मिला? यहाँ पे एक अंड कोशिका देखने को मिली। फिर ये जाता है प्राथमिक, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की जो कोशिकाएं होती हैं, बाहर की कोशिकाएं, वो रप्चर होती हैं। रप्चर बोले तो ये कोशिकाएं टूटती हैं। फिर ये देखो, और सर जब ये कोशिकाएं टूटती हैं तो इनमें से जो ये अंडाशय था, है ना, ये बाहर निकल गया। ओवम था, सॉरी, जो यहाँ पे ओवम था वो बाहर निकल गया। और जब ये ओवम बाहर निकलता है तो इस क्रिया को बोलते हैं सर ओवुलेशन। इसी क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। दुनिया में जब अंडोत्सर्ग होता है तो यही क्रिया होती है जिसको बोलेंगे अंडोत्सर्ग। और ये कौन सी फॉलिकल है सर? तो ये है रप्चर फॉलिकल। रप्चर, रप्चर फॉलिकल है, ठीक है। यानी कि फॉलिकल रप्चर हो गई, टूट गई, ठीक है। रप्चर फॉलिकल फिर आगे बढ़ती है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी नर्व सेल वगैरह रहती हैं, ठीक है। बहुत पूरा भरा रहता है, मतलब ये स्टॉक मटेरियल, ठीक है। अभी इसके भी इमेज दिखाऊंगा आपको। फिर रप्चर फॉलिकल आगे जाती है, ठीक है। आगे जाने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। आगे जाने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला सर? तो हमने बोला इस स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम। और यहीं से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से ही, है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। यहीं से ही सर किसका श्रावण होता है? प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का श्रावण कहाँ से होता है सर? ग्राफियन फॉलिकल से, वो सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जब ये रप्चर हो जाती है तो यहाँ पे ही ब्लड भर जाता है, खून भर जाता है, ठीक है, ब्लड। फिर ये कोशिका आगे बढ़ती है
जब ये कोशिका आगे बढ़ती है तो भैया ब्लड तो है ही है इसमें। अरे यार, मार्कर इतने ज़्यादा हो गए। ठीक है, जब ये आगे बढ़ती है, एक स्टेज और आगे बढ़ेगी, तो इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, फिर यही बनती है कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, बस सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है ये, खत्म। कि एक हमारे पास ऊसाइड होती है, ठीक है, यानी कि अंडाशयी पुटिका होती है, उससे ग्राफियन प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, ग्रो करती है, ग्राफियन फॉलिकल बना वो सॉरी ग्रोइंग 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 फॉलिकल बनाती है, ग्रोइंग फॉलिकल फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के रप्चर होती है, तो इससे अंडोत्सर्ग हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल की जो लेयर होती है, ये जोना पेलसुडा की लेयर है, फिर ये आगे बढ़ती है तो क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, जहाँ से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हार्मोन स्रावित होता है, इसका बैलेंस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कार्पस एल्बुकेंस बनाता है आगे जा करके। ये होता है सर ओवरी के अंदर, अंडाणु के अंदर। अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे हम oogenesis, यानी कि कैसे कैसे बनता है, कौन कौन सा विभाजन होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंडाशय के बारे में आप लिखना चाहें तो बहुत पॉइंट है। अंडाशय अंडाणु बनाता है। अंडाशय सर मादा हार्मोन्स का स्रावण करता है। अंडाशय एक प्रकार से ठोस अंग होता है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर क्या होता है, एक त्रिस्तरीय खोल होता है। जो प्रत्येक अंडाशय होता है उसके चारों ओर त्रिस्तरीय खोल होता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पहली वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। अंडाशय की बाहरी दीवार को बोलेंगे पेरिटोनियम। फिर इसके बाद बीच में एक लेयर होगी, बीच वाली लेयर को बोलेंगे जनन जनन जननिक एपिथीलियम। बीच वाली लेयर को जननिक एपिथीलियम, और सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एल्बुजिना, एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया स्तर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लो कि प्रत्येक अंडाशय, अंडाशय दो होते हैं, तो प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर एक त्रिस्तरीय खोल होता है। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों से ढका हुआ। सर पहले स्तर को बोलते हैं, बाहर वाले को पेरिटोनियम, बीच वाले को बोलते हैं सर जननिक एपिथीलियम, और सर अंतिम वाले को बोलते हैं एल्बुजिनिया स्तर। खत्म। ठीक है, यही था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। गला इतना सूख रहा है, आवाज़ तक नहीं निकल रही अब, है ना, पूरा दर्द करने लगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और पढ़ के कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।